डॉक्टर साहब ये बताइए, ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान से मामलात आगे ना बढ़े तो वो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। हम तो इंतज़ार में हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने वाले हैं, अगले हफ्ते शायद मुज़ाकरात भी हो और मुआहदा भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप के बयान से लगता यही है कि वो जंग की तैयारी में है और शायद एक दोबारा हमला हो सकता है। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या मुआहदे की तरफ ये मामला बढ़ सकता है या अभी भी खतरात मौजूद हैं? ट्रंप मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं प्रेशर टैक्टिक के तौर पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। ईरान की तरफ से ड्राफ्ट दिया गया, उस पर अमेरिका की तरफ से जवाब आया। ड्राफ्ट का एक्सचेंज जारी है दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान के तवज्जुह से। तो ट्रंप इस किस्म के बयानात सिर्फ देते हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए और अपने स्टेट्स को जरा सा कंसोलिडेट करने के लिए। जहां तक बात है कि वो आया ऐसा कर पाएंगे या करना चाहते हैं, तो उसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि उसमें कई उन्हें कानूनी सियासी मसाइल का उन्हें सामना है। सबसे पहला जो कानूनी जो मसला दरपेश है ट्रंप को, वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रोविजन होती है अमेरिकी सदर को एक जंग लड़ने की 60 दिन तक विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब ट्रंप को लामोहला कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा और कांग्रेस में यकीनन उन्हें शदीद प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका में बाईपार्टीजन सपोर्ट हासिल नहीं है। विद इन द रिपब्लिकन्स देयर इज सम अपोजिशन, इसी तरह डेमोक्रेट्स तो हैं ही इसके खिलाफ। उसके अलावा अमेरिकी मुआशरे में इस जंग की मुखालफत तेजी से बढ़ रही है। जो अब रिसेंट सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक 70% अमरीकी ट्रंप के इस फैसले की मुखालफत करते हैं जिस तरह से उन्होंने ईरान पर चढ़ाई की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। 70% जो अमेरिकन हैं वो इस फैसले के खिलाफ हैं। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब ये बताइएगा, अब तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने भी कह दिया है कि हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन किसी डेडलाइन पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ से पता लगता है कि ईरान को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, जल्दी है, बेकरारी है, वो तो अमेरिका की नज़र आ रही है। तो अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर समझता है और पूरी दुनिया भी समझती है कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। जंग शुरू कर ली लेकिन एग्जिट प्लान कोई नहीं था। तो ये स्ट्रेटजीज किसने बनाई थी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है? जी, ट्रंप का जो वार प्लान था वो शुरू से उस पर तनकीद की जा रही है, लेकिन एक दफा जब जंग शुरू हो गई थी तो अमेरिका ने किसी हद तक वो अपने मकासद हासिल कर भी लिए। देखिए, पहला बुनियादी मकसद इनका था रिजीम चेंज, वो तो नहीं हुआ। इस हद तक तो ईरान ने बस रेजिस्ट किया, रिजीम आज भी इंटैक्ट है, पासदारान ने उसकी तरह से मजबूत है जैसे पहले थी। लेकिन ईरान इज आल्सो फीलिंग द हीट। ईरान के बारे में ये कहना कि ईरान फतह याब हो चुका है या ईरान को जल्दी नहीं है, मेरा ख्याल है ये फैक्ट से एक डिस्कनेक्टेड बात है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आबनाए हुकूमत पर सिर्फ ईरान की नाकाबंदी थी तो ये कार्ड ईरान के पास था। लेकिन जब आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका ने की है तो अब ईरान के पास से वो कार्ड खत्म हो चुका है, क्योंकि जब नाकाबंदियां होती हैं या नेवल ब्लॉकेट्स होते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस मुल्क पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इससे पहले दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी की ब्लॉकेट की गई थी, जापान की ब्लॉकेट की गई थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंसानी अलमियों ने जन्म लिया था। तो अब यकीनन ईरान पर भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि ईरान कैन वेट फॉर ऑल और ताक़यामत ये जंग लड़ सकता है। दोनों अतराफ इस वक्त एक फेस सेविंग की तलाश में। अमेरिका इससे क्या हासिल कर रहा है? देखिए, ईरान की तो फतह उस वक्त होती है जब ईरान कहता है कि जी रिजीम भी इंटैक्ट है और हम अपना यूरेनियम प्रोग्राम भी जारी रखेंगे। यूरेनियम के हवाले से ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है और वो जंग से पहले भी ईरान ये कह रहा था कि हम एटम बम के हसूल में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब बुनियादी तौर पर वो एक स्टेटमेंट की सिचुएशन है, वो आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बाद पैदा हुई है, क्योंकि उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है। तो ये दोनों साइड, दोनों अतराफ एक दूसरे से के साथ एक बार्गेनिंग के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जितनी अमेरिका को जल्दी है ये जंग खत्म करने की, ईरान भी उसी जल्दी से ये जंग खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान की मिलिट्री जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़े तबाही से दो चार हुई है। वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है। वहां पर जिस तरह से एक डीकैपिटेशन की स्ट्रेटेजी की अमेरिका ने, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। तो दोनों तरफ ये चाह रहे हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और इस वक्त ये कह देना कि शायद कोई एक संघ जीत गई है, ये थोड़ा सा एक जज्बाती नजरिया होगा। अच्छा डॉक्टर खुर्रम साहब,
कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जंग के बाद एक नया ईरान पूरी दुनिया को नज़र आएगा, एक नया अमेरिका पूरी दुनिया को नज़र आएगा, और जो खलीजी ममालिक हैं वो भी बिल्कुल नए अंदाज में ही होंगे। पूरा खलीज का खित्ता जो है वो तब्दील हो चुका होगा। अब हुआ ये है कि ईरान ने जिस तरह से अमरीकी 12 बेसिस को टारगेट किया है खलीजी ममालिक में, जहाँ जहाँ उनकी बेसिस मौजूद थी, उसके बाद आपको क्या लगता है जंग बंदी होने के बाद और मुआहिदा होने के बाद अमरीका की खलीजी ममालिक में मौजूदगी का मुस्तकबिल आपके ख्याल में क्या है? पहले तवक्को यही की जा रही थी कि जंग के इख्तिताम के बाद ये खलीजी ममालिक अमेरिका से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि अमरीकी जारहियत की वजह से इन खलीजी ममालिक पर ईरान ने हमले किए। लेकिन जिस तरह से ईरानी हमलों को खलीजी ममालिक में इंटरप्रेट किया जा रहा है, खास तौर पर यूएई और कुवैत में, उससे लग ये रहा है कि ये दो ममालिक खास तौर पर ये मजीद अमरीका के करीब चले जाएंगे। कतर और सऊदी अरब की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो खासा नापा तोला है। इसलिए जब हम बात करते हैं गल्फ की, तो गल्फ इज नॉट अ मोनोलिथिक एंटिटी कि हम ये तवक्को करें कि गल्फ एज अ रीजन रिएक्ट करेगा। गल्फ एज अ रीजन रिएक्ट नहीं करेगा। गल्फ के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ रास्ते अपना रहे हैं। यूएई ने एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया है, वो हिंदुस्तान, इसराइल और अमरीका के मजीद करीब हो रहा है इस जंग के बाद। जबकि सऊदी अरब और कतर की आप बात करें तो वो पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। तो नया ईरान सामने आए ना आए, नया मगरबी एशिया जरूर सामने आएगा, जिसके आर्किटेक्चर में या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान को एक कलीदी अहमियत हासिल होगी। सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ, कतर के साथ पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तश्कील देंगे, और इसमें यकीनन बैनुल अक़वामी गारंटीज भी शामिल होंगी, और ये खिताब बिल्कुल एक नई जहर के साथ सामने आएगा।